तो है एवरीवन। तो आज हम देखते हैं कि आर्टिकल 13 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ओके, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो पार्ट 3 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन किए गए हैं। वो कहाँ से कहाँ तक है? वो है 12 से लेके 35 तक। तो 12 में हमने देखा कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है, कि एक वाइडर एंगल, मतलब स्टेट के अंडर कौन से इंस्टीट्यूशन फॉल होते हैं। अगर आपको वो वीडियो और फंडामेंटल राइट की क्या फिलोसफी है उसका वीडियो चाहिए होगा, तो मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दूंगा। आज हम देखेंगे कि आर्टिकल 13 क्या कहता है। तो इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इफ पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट मेक एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन विद द फंडामेंटल राइट, इट शुड बी वॉइड। मतलब कि वो लॉ, लॉ का क्या मीनिंग है, वो हम ये आर्टिकल 13 में देखेंगे कि लॉ के अंडर क्या क्या आता है। ओके, तो जो आर्टिकल 13 है उसमें चार पॉइंट्स बताए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या बताता है कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट होने के पहले, कमेंसमेंट मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले जो भी लॉज थे, अगर वो इनकंसिस्टेंट है हमारे फंडामेंटल राइट के साथ, तो वो वॉइड हो जाएगी। उसे हम दो डॉक्ट्रिन के साथ अच्छे अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट डॉक्ट्रिन जो यहाँ पे लिखा है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी मतलब क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन। कि अगर एक लॉ है उसमें 10 पॉइंट्स है, 10 क्लॉजेस दिए गए हैं, और वो 10 क्लॉजेस में से 3 क्लॉजेस जो है वो इनकंसिस्टेंट है हमारे फंडामेंटल राइट के साथ, और बाकी के 7 क्लॉजेस कंसिस्टेंट है। तो वो 7 क्लॉजेस एक्टिव रहेंगे। मतलब ये फनल में से 7 क्लॉजेस पास हो जाएंगे और वो एक्टिव रहेंगे फंडामेंटल राइट के साथ। और ये जो 3 क्लॉजेस है जो इनकंसिस्टेंट है, वो वॉइड हो जाए। क्लियर है? उसे ही हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेटिबिलिटी कहते हैं। क्यों हम सेपरेट कर रहे हैं जो कंसिस्टेंट है और जो कंसिस्टेंट नहीं है। और उसके बाद आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। इक्लिप्स मतलब क्या? जो भी इनकंसिस्टेंट पार्ट है उसको हम शैडो कर लेंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ। ओके, अगर आगे जाके हम वो जो इनकंसिस्टेंट पार्ट है उसमें चेंजेस लाते हैं और उसे दुरुस्त करते हैं, तो वो वापस से एक्टिव हो जाएगी। ओके, उसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ओवर शेडो कर देना। क्लियर है? समझ में आ गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या है और डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या है। अगर हम एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ब्रिटेन ने कोई एक लॉ बनाया है, और मतलब कि लॉ बनाया था इंडिपेंडेंस के पहले, और उसमें एजुकेशन मतलब कि स्कूल में कौन कौन जा सकता है, पर उसमें एक पॉइंट दिया गया था कि ये कास्ट के और ये कलर के बच्चे आ, स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो ये कंसिस्टेंट होगा क्या हमारे फंडामेंटल राइट के साथ? नहीं। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है उसको हम वॉइड कर देंगे और बाकी का लॉ एक्टिव रहेगा। और जब हम ये पॉइंट को हम अगर डिलीट कर देते हैं, तो बाकी का जो हमारा पुराना लॉ था, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया गया था, वो फिर से एक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमने फर्स्ट इसमें देखा कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सेकंड इसमें क्या दिया गया है कि आफ्टर द कमेंसमेंट, कि अगर कोई स्टेट लॉ बनाता है तो स्टेट ने ऐसे लॉ ही नहीं बनाना चाहिए कि जो इनकंसिस्टेंट है हमारे फंडामेंटल राइट के साथ। ओके, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रिश द राइट्स ऑफ सिटीजन। ओके, कि जो हमारे इसके साथ अगर इनकंसिस्टेंट है तो वो लॉ ही पार्लियामेंट या स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। ओके, तो इसी टाइम पे मतलब ये जो कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू था कि अगर कोई लॉ इनकंसिस्टेंट है या नया लॉ इनकंसिस्टेंट बन रहा है, तो कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी उसी टाइम पे आया था। ओके, तो अभी हमने देखा फर्स्ट इसमें कि क्या लॉज होने नहीं चाहिए, अगर होते हैं तो हम उसे वॉइड करेंगे। बट अभी ये लॉ का मीनिंग क्या है, कि लॉ का मतलब क्या होता है, वो बताया गया है हमें ये पॉइंट 3 में। कि लॉ का मतलब होता है कि कोई भी लॉ, कि अगर वो ऑर्डिनेंस हो, ऑर्डिनेंस कौन पास करता है? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की तरफ से। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट में पास हो रहा है तो गवर्नर पास करेगा। तो कोई ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज, तो ये सारी जिसको भी लॉ की डिग्री है, वो सब कुछ लॉ के अंडर में इंक्लूड होगा। ओके, तो ये जो लॉ है उससे मतलब कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो अभी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो सबके लिए लागू होगा। क्लियर हो गया इतना कि लॉ का मीनिंग क्या है? ओके, तो ये तीन जो आर्टिकल्स थे, मतलब ये जो तीन पार्ट्स थे, ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब कि आर्टिकल 13 में ऐड किए गए थे, मतलब ऑलरेडी उस टाइम पे थे।
बट अभी जो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, देखिए जो फोर्थ पॉइंट है ये ऐड किया गया था 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। ओके, तो उसमें क्या दिया गया है वो अभी हम देखेंगे। तो इसमें बताया गया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी ऑफ द अमेंडमेंट इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। तो 368 में कॉन्स्टिट्यूशन को हम कैसे अमेंडमेंट करेंगे उसकी प्रोसीजर दी गई है। अगर आर्टिकल 368 के अंडर हम इसे अमेंड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो लॉ नहीं कहलाया जाएगा। मतलब जो डेफिनेशन आर्टिकल 13 में दी गई है कि लॉ का मीनिंग क्या है, लॉ के अंडर क्या क्या आता है, तो अमेंडमेंट लॉ के अंडर नहीं आएगा। उसी का मतलब ये होता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये अमेंडमेंट लाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो हम थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट में, मतलब कि हिस्टोरिकल क्या केसेस हुए थे और फिर ये जजमेंट आया, हम देखते हैं। तो सबसे पहले शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951। इसमें बताया गया था कि जो अमेंडमेंट है वो लॉ नहीं है। मतलब लॉ की जो डेफिनेशन दी गई है, लॉ में जो आता है उसमें अमेंडमेंट नहीं आता। ओके, तो उसके बाद दूसरा जो जजमेंट आया वो था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। वो था 1967 में। तो इसमें बताया गया चाहे वो लॉ हो या अमेंडमेंट हो, अगर वो फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर रहा है तो वो जुडिशियल रिव्यू के लिए जा सकता है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जुडिशियरी सुप्रीम है पार्लियामेंट से, तो पार्लियामेंट एक्सेप्ट करेगी क्या? नहीं। तो पार्लियामेंट ने क्या किया? 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया। कब? 1971 में। और इसमें बताया जो अभी हमने देखा, जो यहाँ पे हमने लिखा है कि जो अमेंडमेंट है, मतलब जो अमेंडमेंट हम आर्टिकल 368 के अंडर करेंगे वो लॉ के प्रीव्यू में नहीं रहेंगे। ओके, मतलब आर्टिकल 13 में जो डेफिनेशन दी गई है उसके अंडर में अमेंडमेंट नहीं आता है। तो अमेंडमेंट के साथ हम कॉन्स्टिट्यूशन को, चाहे वो फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो, उसे अमेंड कर सकते हैं। तो अभी वापस से सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज तो कर सकता था, बट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला होगा कि जो बात हम सहयोग के साथ कर सकते हैं उसके लिए संघर्ष की क्या आवश्यकता। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट में एक जो हिस्टोरिकल जजमेंट दिया केशवानंदा भारती केस 1973 में, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट इन्होंने ऐड किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ओके सर एंड मैम, आपने जो बोला है वो क्लियर है, और जो आपका 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो वैलिड भी है कि आप अमेंडमेंट के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो। बट, और जब भी कोई भी बट ये सेंटेंस में आता है, तो वो जो बट के पहले का प्रीवियस जो सेंटेंस होता है उसकी इंटेंसिटी डाइल्यूट कर देता है कि आप अमेंडमेंट करो, बट देयर विल बी अ बेसिक स्ट्रक्चर, उसे आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन की। जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा, मतलब उसे अमेंडमेंट आप नहीं कर पाओगे। मतलब उसी का मतलब क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट में अगर बेसिक स्ट्रक्चर है तो उसे आप अमेंड नहीं कर सकते। ओके, इसे कहते हैं कि आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी। ओके, तो फाइनल मीनिंग क्या हुआ? और ये जो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो डिफाइन नहीं है, उसको ऑन द केस टू केस बेसिस सुप्रीम कोर्ट बताएगा ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि नहीं है। ओके, तो फाइनल क्या हुआ कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी पार्ट को अमेंड कर सकते हो, और जो अमेंडमेंट है वो लॉ के परव्यू में नहीं आता। जो आर्टिकल 13 की डेफिनेशन है लॉ, उसमें अमेंडमेंट नहीं आता है। तो आप कुछ भी पार्ट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट हो, वो अमेंडमेंट से अमेंड कर सकते हो। बट जो हमारी बेसिक न्यू है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक न्यू है, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया है, उसे आप अमेंड नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू सो मच।